Hello everyone, this is Mayank Nagpal, your chemistry teacher and you are watching me only on your YouTube channel Inspire for You. स्टूडेंट आज हम लोग सॉलिड स्टेट का वन शॉट कवर करने वाले हैं। मींस सॉलिड स्टेट को कंप्लीट चैप्टर को हम लोग विद इन 40 और 45 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को भी सीरीज स्टार्ट करेंगे और वन बाय वन सारे चैप्टर्स की वन शॉट की सीरीज आपको मिलती जाएगी। चलिए करते हैं स्टार्ट सॉलिड स्टेट। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉलिड स्टेट के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि सॉलिड स्टेट में ये सारे टॉपिक्स हमें वन बाय वन डिस्कस करने हैं। वन बाय वन हम यहाँ से ये टॉपिक देखेंगे और मैं एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कि सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करेंगे हम लोग सॉलिड से कि व्हाट आर सॉलिड्स। तो सॉलिड्स क्या होते हैं अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो सॉलिड्स क्या होते हैं। सॉलिड्स आर दोज सब्सटेंसेज विच आर हैविंग फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी सॉलिड वो चीज़ें होती हैं जिनकी शेप फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। जिनका फिक्स शेप होगी, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, उनको क्या बोला जाएगा, सॉलिड बोला जाएगा। तो ये तो बेसिकली हमें 9th से हम पढ़ते आए हैं कि वो सब्सटेंसेस जो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम को रखते हैं वो सॉलिड्स होते हैं। उसके बाद बारी आती है कि सॉलिड्स के बाद एक्चुअल में चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है। तो सॉलिड्स के बाद हम लोग चैप्टर को जो स्टार्ट करते हैं वो करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड्स से। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर जो दो तरीके के सॉलिड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। फर्स्ट सॉलिड जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड सॉलिड जो होता है वो होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड में बच्चों जब हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स विच आर हैविंग रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यानी एक ऐसा सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, यानी एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा होता है। तो हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड वो हैं वेयर द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वेयर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर रेगुलर, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा। रेगुलर होगा मीन्स एक ही पैटर्न को लगातार वो फॉलो कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल्स कुछ इस तरीके के हैं तो एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, इस तरीके से सो ऑन ये प्रोसेस चलती चली जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल बोलते हैं। और ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी ये पूरे सॉलिड के अंदर जब हम स्टडी करेंगे तो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे, यानी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा। अमॉर्फस सॉलिड वहाँ वो होते हैं जहाँ पर इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है। इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, यानी इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि पार्टिकल्स के जो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है। यानी हो सकता है कि इस अमॉर्फस सॉलिड में कुछ पार्टिकल्स सिमिलर वे फॉलो कर रहे हो लेकिन थोड़ी देर बाद वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। डिस्टर्ब का मतलब उनका एक प्रॉपर पैटर्न नहीं होता है। तो इर्रेगुलर पैटर्न को जब वो फॉलो करते हैं, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को जब वो फॉलो करते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है, अमॉर्फस सॉलिड्स बोला जाता है। सबसे पहली बात आती है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। तो क्रिस्टलाइन के सॉलिड्स के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, NaCl, KCl, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जनरली आयोनिक सॉलिड की क्लास में रखे जाते हैं और NaCl, KCl, MgO, ठीक है, मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, गोल्ड, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल हैं। वहीं अमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर एग्जाम्पल होता है रबर, ग्लास, ठीक है, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, चॉक, कुछ इस तरीके के इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, यहाँ एक और एग्जाम्पल होता है क्वार्ट्स। क्वार्ट्स भी किसका एग्जाम्पल होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज ट्रू सॉलिड। और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो, दे आर हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो। इनके पास टेंडेंसी होती है, किसकी, टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की, बहुत स्लोली ये फ्लो करते हैं जिसकी वजह से इनको स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड भी बोला जाता है। स्यूडो सॉलिड बोला जाता है और सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। किसको बोला जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड, तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है अमॉर्फस सॉलिड्स को बोला जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड। होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जहाँ पर अरेंजमेंट का पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर है वो कौन से, क्रिस्टलाइन, और जहाँ पर पार्टिकल का अरेंजमेंट इर्रेगुलर है वो क्या है, अमॉर्फस। ठीक है, क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड्स बोला जाता है, अमॉर्फस को सूडो सॉलिड्स बोला जाता है क्योंकि उनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। इसके बाद बारी आती है कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस की बच्चों प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जनरली जो आपके बोर्ड में कवर होती है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो है एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक, और ये अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। अमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं, आइसोट्रॉपिक। अब एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है वो समझते हैं। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं, तो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन शो करते हैं और आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी अमॉर्फस सॉलिड्स शो करते हैं। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब है कि ऐसा नेचर, किसी सॉलिड का ऐसा नेचर वेयर
all physical properties where all physical properties are different in different direction. Properties are different in different direction. in different directions. यानी जब हम किसी सॉलिड के अंदर, किसी सॉलिड क्रिस्टल्स के अंदर किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं, और अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है, ये एक सॉलिड है, और इस सॉलिड के अंदर हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र कर रहे हैं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, कुछ इस तरीके का। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सॉलिड कुछ क्रिस्टलाइन है तो रेगुलर अरेंजमेंट होगा, यानी ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट होगा, इस टाइप का कोई अरेंजमेंट होगा। तो अगर इस टाइप का कोई अरेंजमेंट है और मैं यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र कर रहा हूँ, तो आप खुद देखिए कि अगर मैं इस डायरेक्शन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र करता हूँ, तो सपोज करते हैं एक्स आया, सपोज करते हैं वैल्यू आई एक्स, और अब आप देखो अगर मैं डायरेक्शन चेंज कर दूं, सपोज करो मैं इस डायरेक्शन में मेज़र करता हूं, तो क्या आप खुद बताइए क्या वैल्यू एक्स आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब वो हमारा लाइट इधर से मूव कर रही थी तो यहाँ पर उसके पास पार्टिकल्स किस तरीके के मिल रहे थे, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन, एक कैटायन, एक एनायन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ हो रहा है क्योंकि उसका पाथ कुछ ऐसा था। अब जब इस डायरेक्शन में मूव करा तो इस बार सारे कैटायन ही आ रहे हैं, तो यानी पाथ चेंज है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू चेंज आएगी। सिमिलरली अगर मैं कोई और डायरेक्शन लूँ, ऐसे लूँ, तो आप देखिए इस बार पाथ में कौन है, इस बार मीडियम जो मिला उसे नेगेटिव 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 वाले पार्टिकल ही मिले, तो यहाँ पर वैल्यू z आएगी। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और इस प्रॉपर्टी को एनाइसोट्रॉपिक कहा जाता है। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेजर करें सॉलिड के अंदर और वो सॉलिड की फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आए इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मेजर होती हैं, तो उसको बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, क्योंकि पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर तो है ही नहीं, इर्रेगुलर है, तो आप यहाँ पर क्या होता है कि अगर यहाँ वही फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ मेजर करेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शन, इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पर सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, चाहे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो, तो वो क्या होती हैं, वो सारी की सारी सेम आती हैं सेम डायरेक्शन में, यानी ऑल डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन में जाइए सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आएंगी, यहाँ पर डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएंगी, और जब डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आएंगी तो एनाइसोट्रॉपिक, और डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आएंगी फिजिकल प्रॉपर्टी तो आइसोट्रॉपिक। और आइसोट्रॉपिक एमॉर्फस सॉलिड शो करते हैं और एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड शो करते हैं। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब बारी आती है बच्चों इसका, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा कवर हो जाता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है हम लोग सेकंड, यानी अमॉर्फस सॉलिड अभी तक यहीं तक थे। अमॉर्फस सॉलिड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो अमॉर्फस सॉलिड यहीं तक थे। अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स फर्दर क्लासीफाइड हो जाएंगे कितने टाइप में, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड फर्दर क्लासीफाइड हो जाएंगे 4 टाइप के सॉलिड्स में। वो होंगे 4 टाइप के सॉलिड्स जो होंगे वो होंगे, पहला होगा आयनिक सॉलिड, दूसरा होगा कोवलेंट सॉलिड। कोवलेंट सॉलिड को जनरली हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं। कोवलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। थर्ड टाइप का जो होता है वो होता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। और फोर्थ टाइप का जो सॉलिड की हम डिस्कस करेंगे वो होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर हम देखें तो ये सारे के सारे सॉलिड्स, ये सारे के सारे सॉलिड्स क्या हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आयनिक सॉलिड्स क्या होता है, आयनिक सॉलिड की एक ऐसा सॉलिड जो किससे मिलकर बने, कैटायन और एनायन से, जो कि कैटायन और एनायन से मिलकर बनता है, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, आयोनिक सॉलिड। और हमें पता है कैटायन और एनायन के बीच में किस तरीके की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी एक ऐसा सॉलिड जहां पर पार्टिकल्स के बीच में, आयंस के बीच में क्या लग रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा हो और कैटायन और एनायन के बीच में, तो वो सॉलिड क्या कहलाएगा, आयनिक सॉलिड कहलाएगा। आयनिक सॉलिड के एग्जांपल क्या होते हैं, NaCl, KCl, MgCl2 एंड सो ऑन। कुछ इस तरीके के एग्जांपल हो जाएंगे आयनिक सॉलिड के। आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इनकी, देखिए अब ये सॉलिड है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सारी कुछ ज़्यादा होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में क्रिस्टलाइन होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, while in aqueous or molten state, aqueous
और मोल्टन स्टेट दे becomes good conductor of electricity. They becomes good conductor of electricity. ये लाइन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हमें कवर करना है कि आयनिक सॉलिड स्टेट में अगर कोई आयनिक सॉलिड है और वो सॉलिड फॉर्म में है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। लेकिन अगर उस आयनिक सॉलिड को हम क्या कर दें, मेल्ट करा दें, पिघला दें और तब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो क्या होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है, यानी वो गुड कंडक्टर बन जाता है। या फिर उसी आयनिक सॉलिड को हम एक्वस सॉल्यूशन बना लें, यानी पानी में घोल लें और उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएं तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है। लेकिन सॉलिड स्टेट में वो बैड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है। एक्वस और मोल्टेड स्टेट में आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों बारी आती है कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। तो नाम से ही पता लग रहा है कि कोवलेंट सॉलिड एक ऐसा सॉलिड जहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, और आपको पता है कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग जनरली कहाँ होती है, टू नोन मेटल्स के बीच में होती है, दो नोन मेटल्स के बीच में होती है। टू नोन मेटल्स के बीच में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवलेंट बॉन्डिंग इनकी स्पेशलिटी होती है कि एक नेटवर्क बनकर आता है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क बनकर आता है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, नेटवर्क सॉलिड भी बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, तो जनरली इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में आपने देखा होगा हेक्सागोनल शीट्स बनकर आती हैं। डायमंड कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड का एग्जांपल होता है। आपने पढ़ा था 10th में कि एक कार्बन अगले 4 कार्बन से, एक कार्बन अगले नेक्स्ट 4 कार्बन से ऐड होता चला जाता है। तो डायमंड इसका एग्जांपल होता है, ग्रेफाइट इसका एग्जांपल होता है। थर्ड इसका एग्जांपल सिलिकॉन कार्बाइड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी होता है। ठीक है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आते हैं कि एक कोवलेंट होते हुए भी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जबकि डायमंड और या सारे जितने भी कोवलेंट सॉलिड हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। होप वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनका भी हाई होता है। इसके बाद बारी आती है कोवलेंट सॉलिड के बाद बच्चों मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसा सॉलिड जो मेटल से मिलकर बना हो। और मेटल्स में क्या होता है, वेयर वो सॉलिड जहाँ पर पॉजिटिव आयंस surrounded by sea of free electron system, यानी एक ऐसा सॉलिड जहां पर पॉजिटिव आयंस किससे, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सी मीन्स एक मतलब एक समुद्र टाइप का, यानी इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव आयंस के चारों ओर घूमते रहते हैं गैसियस फॉर्म में। तो वहाँ अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो मेटालिक सॉलिड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये आयरन की कोई मेटल है, और आयरन की मेटल हमें पता है तो आयरन से ही मिलकर बनी होगी, Fe2+ से मिलकर बनी होगी। अब Fe2+ से अगर ये मिलकर बनी है तो आप खुद देखिए कि इस Fe2+ में अगर सारे Fe2+ हुए तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये आयरन तो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने देखा है आयरन रियल में एग्जिस्ट करता है, या कोई भी मेटल एग्जिस्ट करती है। तो होता क्या है, ये जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं और Fe2+ आयंस बना है, ये लूजिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर नहीं जाते हैं, वो गैसियस फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉनिक सी क्लाउड की फॉर्म में यहीं पर घूम रहे होते हैं, जिससे इस सॉलिड की न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है और ये सॉलिड बना रहता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि पॉजिटिव आयन जो है वो किससे सराउंडेड हो रहे हैं, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सिस्टम से। और ऐसा सिस्टम किस में होता है, मेटालिक सॉलिड में होता है। तभी तो मेटालिक सॉलिड मैलिएबल होते हैं। जैसे ही हम इस पर चोट मारते हैं क्या होगा, जैसे ही हम इसकी बीटिंग करेंगे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं अपनी जगह से हट जाएंगे और ये टूटेगा नहीं, हम कहेंगे क्या हो जाएगा, ये पिचक जाएगा, हमारी भाषा में पिचक जाएगा। वैसे हम कहेंगे कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थिन शीट में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, वो जो गैसियस फॉर्म में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, मूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटालिक सॉलिड ब्रेक नहीं होते हैं, हमेशा थिन शीट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, मेटालिक सॉलिड का एग्जांपल की बात करते हैं बच्चों, तो कॉपर हो सकता है, गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, या कोई भी मेटल हो सकती है जो आपको ध्यान हो। ठीक है, आयरन हो सकता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है, जब इन सारे सॉलिड्स की बात कर लेते हैं तो आता है मॉलिकुलर सॉलिड। तो चलिए मॉलिकुलर सॉलिड को भी डिस्कस कर लेते हैं। मॉलिकुलर सॉलिड को डिस्कस करने के लिए मैं फर्दर यहाँ पर क्या करेंगे कि मॉलिकुलर सॉलिड बेसिकली 3 पार्ट में बढ़ जाता है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ मॉलिकुलर सॉलिड, और ये 3 पार्ट में मैं यहाँ बांट रहा हूँ। पहला क्या होता है, तो फर्स्ट होता है हमारे पास नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा होता है पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, और तीसरा होता है हमारे पास, थर्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड का मतलब है कि ये देखिए सारे ही मॉलिकुलर सॉलिड कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अट्रैक्शन। यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर कौन किस तरीके की फोर्स होती है, वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन में नॉन पोलर सॉलिड जो हैं, जनरली नॉन पोलर सॉलिड जो हैं ये किस फोर्स से जुड़े होते हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्स। यहाँ पर जो पार्टिकल्स जुड़े होते हैं वो क्या होते हैं, वीक डिस्पर्जन फोर्स, और इस डिस्पर्जन फोर्स को हम जनरली क्या बोल देते हैं, लंडन फोर्स। तो जब पार्टिकल्स वीक डिस्पर्जन फोर्स से लंडन फोर्स से जुड़े होते हैं एक दूसरे से, मॉलिक्यूल्स वीक डिस्पर्जन फोर्स से लंडन फोर्स से जुड़े होते हैं, तो वो कैसा सॉलिड होता है, नॉन पोलर सॉलिड। H2Cl2 टाइप के अगर हाइड्रोजन Cl2 को किसी तरीके से सॉलिड में लाया जाए तो वो किस फोर्स से जुड़ेंगे, डिस्पर्जन फोर्स से लंडन फोर्स से, वीक लंडन फोर्स से, जिसको हम किस क्लास में रखेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लास में रखेंगे। उसके बाद आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, हम कहेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस से हेल्ड टुगेदर होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय, किस चीज़ से हेल्ड टुगेदर होंगे, तो बच्चों ये होंगे डिस्पर्जन फोर्स से। डिस्पर्जन फोर्स से तो ये हुए हैं, सॉरी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। जब मॉलिक्यूल डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ये भी एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये सारी फोर्सेस किसका पार्ट है, वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है। तो जब मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू जुड़ता है तो उसको क्या बोला जाता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है आपके पास सॉलिड SO2, सॉलिड NH3, इस तरीके के एग्जाम्पल होते हैं। ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, जो कि एक वीक फोर्स होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है आइस, तो वाटर है ना, या फिर मैं कहूँ सॉलिड H2O। तो सॉलिड H2O जब क्या होता है, आइस, तो यहाँ पर आइस यानी पानी सॉलिड फॉर्म में जब जाता है तो वो कैसे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और वो कैसा सॉलिड बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरीके के हो जाते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, जहाँ पर वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ही काम करती हैं। वीक वैन डर वाल फोर्सेज में भी वेरिएशन होता है, तो यहाँ पर डिस्पर्जन फोर्स और लंडन फोर्स के थ्रू जब मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो नॉन पोलर, जब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के थ्रू बॉन्ड जुड़ेगा तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जब हाइड्रोजन बॉन्डेड के थ्रू मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड होते हैं तो वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो वो हमने सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पर देख लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अगर मैं आगे इस बात को डिस्कस करता हूँ कि इसके बाद हम कहाँ चल रहे हैं, तो इसके बाद हमारे जब सॉलिड का क्लासिफिकेशन हो जाता है तो हम आ जाते हैं, एंट्री ले लेते हैं, क्रिस्टल लैटिस के पार्ट में एंट्री कर लेते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस के पार्ट में एंट्री करने का मतलब है कि जब सॉलिड के पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में ऐड हो जाते हैं तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और वो जो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, सबसे छोटी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो भी बनती है उसी को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। तो जनरली क्रिस्टल लैटिस को हम क्या क्या कह सकते हैं कि इट इज रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट, इट इज़ रेगुलर 3 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, या फिर हम कहें पॉइंट्स का मतलब जिन चीज़ों से वो मिलकर बना है। अगर रेगुलर 3 डायमेंशन यानी वो पार्टिकल्स आपस में जुड़े और जुड़ने के बाद एक फाइनल जो भी स्ट्रक्चर बन के आई उसको क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस। जो 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर बन के आएगी उसी को बोला जाएगा क्रिस्टल लैटिस। अब जब क्रिस्टल लैटिस बनता है तो यहाँ पर एक और टॉपिक पॉइंट हम लोग कवर करते हैं, दैट आर लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, तो देखिए सपोज करते हैं कोई क्रिस्टल लैटिस, किसी सॉलिड का सबसे छोटा क्रिस्टल लैटिस ये है, ठीक है, और यही बार बार उस सॉलिड के अंदर एक पार्टिकल, यही दूसरा पार्टिकल ऐड होकर बड़ा क्रिस्टल लैटिस, फाइनल क्रिस्टल लैटिस बन चुका है। तो यहाँ हम इसमें पूछेंगे लैटिस पॉइंट क्या होते हैं, तो हम कहते हैं द प्लेस वेयर द एटम्स, आयन्स, या फिर आप उन्हें स्पीयर बोलिए जिससे वो सॉलिड मिलकर बना है, आर प्लेस्ड is called as लैटिस पॉइंट। यानी वो जगह जहाँ पर एटम्स, आयंस या स्पीयर रखे जाते हैं, और वो जब एटम्स, आयंस और स्पीयर्स आपस में जुड़ जाते हैं तो वही क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो वो प्लेस जहाँ पर एटम्स प्लेस होते हैं, जहाँ पर रखे जाते हैं, उसको बोला जाता है लैटिस पॉइंट। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर इन कॉर्नर्स पर एटम रखे थे तो इन कॉर्नर्स को हम क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट बोलेंगे। इन कॉर्नर्स को हम क्या बोल देंगे, लैटिस पॉइंट। द प्लेस वेयर द एटम्स आर प्लेस्ड दैट आर कॉल्ड एज लैटिस पॉइंट, ठीक है, लैटिस पॉइंट बोला जाता है। और अभी ये जो क्रिस्टल बन के आया ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है। क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा पार्ट है, और यही जब क्रिस्टल लैटिस बार बार रिपीट होगा तो पूरा क्रिस्टल बनकर आएगा। तो ये होता है यहाँ पर लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट के बाद बच्चों हमारे पास एक और कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेवियस
ब्रेवियस लैटिस। ब्रेवियस लैटिस का मतलब क्या है कि जब हम स्ट्रक्चर वाइज 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर देखते हैं कि कितने तरीके के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ये मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, लैटिस बन सकते हैं, तो स्टडी के थ्रू पता लगा कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, छोटे क्रिस्टल्स हैं, ये कितने तरीके के हो सकते हैं, 14 क्रिस्टल लैटिस, 14 टाइप के, यानी इनके टाइप्स कितने हो सकते हैं, 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो सकते हैं। यहाँ पर 14 टाइप्स के क्रिस्टल लैटिस फॉर्म हो सकते हैं। तो 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस कैसे होते हैं वो जनरली मैं आपको डायग्राम के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, आप वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं 14 टाइप के क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस के बाद यहाँ पर बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है, दैट आर यूनिट सेल। दैट आर यूनिट सेल कि वाट आर यूनिट सेल, कि यूनिट सेल्स क्या होते हैं। तो देखिए यूनिट सेल क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपसे पूछा जाता है कि यूनिट सेल्स क्या होते हैं। तो यूनिट सेल्स के लिए हम क्या कहते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, it is the smallest unit which on repetition makes complete या makes complete या फिर makes required lattice, makes required lattice is called unit cell, यानी किसी सॉलिड का वो सबसे छोटा पार्ट जिसका उस सॉलिड में बार बार रिपीटेशन हो रहा है और उसके रिपीटेशन की वजह से वो पूरा सॉलिड बन के आ रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ कि सपोज करते हैं हमने एक सॉलिड फॉर्म किया, कुछ इस तरीके का सॉलिड है और ये सॉलिड ऐसा है कि इसमें ये सॉलिड 3 डायमेंशनल है, 3D है, ये तो बोर्ड हमारा 2D है, 3 डायमेंशनल है और ये सोन ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे कुछ इसी तरीके के पार्टिकल्स आपस में अरेंज हैं। और ये पार्टिकल्स कैसे हैं, एक ऐसा डार्क है, एक लाइट है यानी ब्लैंक वाला, एक डार्क और एक ब्लैंक, इस तरीके से ये क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है, ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना है। और अगर ये ऐसे पार्टिकल से क्रिस्टल लैटिस मिलकर बना है तो आप देखिए कि अगर मैं बात करूँ, मैं सपोज करता हूँ कि ये वाला पार्ट, सपोज करो एक और लाइन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर अरेंज कर देता हूँ, ठीक है, और ये हमने कर दी अरेंज। अब हम कह रहे हैं कि अगर मैं ये पूरा सॉलिड इसी तरीके के पार्टिकल से मिलकर बना है तो मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं इन 4 एटम्स को बाहर निकाल लूँ, इन 4 एटम्स को बाहर निकालूंगा तो ये क्या बन जाएंगे, कुछ इस तरीके के, जिसमें कि एक ऐसे डार्क वाले हैं रेड पार्ट में और एक ब्लैंक वाला है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि यही यूनिट आगे लगी है, यही यूनिट पीछे लगी है, ऊपर भी होगा तो यही यूनिट ऊपर भी लगी होगी, यही यूनिट नीचे भी लगी होगी, यही यूनिट दाएं भी लगी होगी, यही यूनिट बाएं भी लगी होगी। मींस यही यूनिट बार बार रिपीट हो रही है और ये पूरा सॉलिड बन के आ रहा है। तो इस सॉलिड का ये यूनिट क्या हुई, दिस इज यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटेशन मेक्स रिक्वायर्ड लैटिस, यानी वो छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट होकर सॉलिड में रिक्वायर्ड लैटिस बनाती है उसको ही क्या बोला जाता है, यूनिट सेल बोला जाता है, ठीक है। अब यूनिट सेल को आगे पर देखते हैं क्या होते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल बेसिकली हमने देख लिया कि वो छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट हो रही है वो यूनिट सेल कहला रही है। इसके बाद बारी आएगी कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, कि यूनिट सेल बेसिकली कितने तरीके के होंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में अगर हम बात करें तो वैसे तो मैंने बताया ब्रेवियस लैटिस के हिसाब से 14 यूनिट सेल बनते हैं, लेकिन बेसिकली हमें जिन्हें डील करना है वो कौन कौन से हैं। तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल में हम जनरली जो डील करेंगे वो होंगे, हमारे पास यूनिट सेल बेसिकली 2 तरीके के बन के आएंगे। एक को बोला जाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरे होंगे सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। और सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हो जाते हैं 3 पार्ट में। एक होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा होता है आपका फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और नेक्स्ट होता है आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल फर्दर क्लासिफाइड कितने पार्ट में होते हैं, 3 पार्ट में, और प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल तो एक ही होता है। अब इसको ब्रेवियस लैटिस में 14 टाइप में चला जाता है, वो आपको मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाई थी। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल की बच्चों जब हम बात करते हैं तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल का मतलब होता है कि एक ऐसा यूनिट सेल जहाँ पर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर रखे हों। तो क्या पर वेयर पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड ओनली एट कॉर्नर, जहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर पर, ओनली एट कॉर्नर, जहाँ पर पार्टिकल्स केवल कॉर्नर पर रखे होते हैं उसको क्या बोला जाता है,
प्रिमिटिव या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे सपोज करते हैं कि ये एक हमारा यूनिट सेल है जहाँ पर पार्टिकल्स केवल और केवल कहाँ पर प्लेस्ड हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर्स पर प्लेस्ड हैं, केवल और केवल कॉर्नर्स पर प्लेस्ड हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, सिंपल यूनिट सेल बोला जाएगा। सिंपल यूनिट सेल बोला जाएगा जब पार्टिकल्स केवल और केवल कॉर्नर पर अरेंज होंगे। ठीक है, तो मैं कहूँ कि इसमें लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो अभी मैंने कहा था कि वो जगह जहाँ पर एटम्स रखे जाते हैं वो क्या होती है, लैटिस पॉइंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम्स यहाँ पर रखे हैं, तो इसके अंदर लैटिस पॉइंट कितने हैं, लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8। ठीक है, अब इसमें लैटिस पॉइंट कितने होंगे, अब ये क्योंकि ये यूनिट सेल एक क्यूब बन के आई है, तो क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, ये डस्टर है, तो फर्स्ट फेस, पीछे वाला सेकंड फेस, इधर वाला थर्ड फेस, फोर्थ फेस, ऊपर वाला फिफ्थ और नीचे वाला सिक्स। तो इसके फेसेस कितने होते हैं, तो इसके फेस होते हैं बच्चों, फेस कितने होते हैं, एक सिंपल क्यूब के 6 फेस होते हैं। ठीक, 8 यूनिट सेल होते हैं और लैटिस पॉइंट, एक यूनिट सेल में लैटिस पॉइंट 8 होते हैं, फेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं किसी भी सिंपल यूनिट सेल के। इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोला जाता है। अब सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब है कि एक ऐसा यूनिट सेल कि जिसमें एटम्स कहाँ पर हों, जिसमें एटम्स कॉर्नर पर तो रखे ही हों। देखिए विदाउट कॉर्नर तो कोई चीज़ बनती ही नहीं है, तो कॉर्नर्स पर तो एटम प्लेस हैं ही, कॉर्नर्स पर तो एटम्स प्लेस हैं ही, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ एक पूरा एटम, एक कंप्लीट एटम बिल्कुल बीच में। सपोज करो ये क्यूब है और ये क्यूब है और मैं इसके अंदर ये बॉक्स है, ये बॉक्स खुलता है, मैंने पूरा एक एटम लिया और उस बॉक्स के उसको खोलकर, इसको ऐसे खोलकर एक एटम पूरा बीच में रखा और बॉक्स को बंद कर दिया। तो जब मैं पूरा एटम रख के बॉक्स को बंद कर दूंगा तो ये जो होगा, ये क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यानी हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि एक ऐसा यूनिट सेल जहाँ पर एटम्स कॉर्नर्स पर अरेंज हो और उसके साथ साथ यूनिट के सेंटर में अरेंज हो, यूनिट सेल के सेंटर में, बिल्कुल एक एटम सेंटर में भी हो, तो उसे क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर कितने लैटिस पॉइंट होते हैं, तो 8 तो कॉर्नर्स पर रखे हैं एटम और एक बिल्कुल मिड में रखा है, तो यहाँ लैटिस पॉइंट होते हैं 9, फेसेस तो 6 ही होंगे। अब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है कि एक ऐसा यूनिट सेल जहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ, जहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ सारे फेसेस पर रखे हों। सारे फेसेस का मतलब अगर एक ऊपर रखा हो, ये रख दिया मैंने ऊपर, एक नीचे की तरफ रखा हो तो ये रख दिया मैंने नीचे, एक आगे रखा हो तो ये रख दिया मैंने आगे, एक रखा हो पीछे तो मैंने पीछे की तरफ रख दिया, ये रहा, एक रखा हो दाएं, ये मैंने यहाँ रख दिया, और एक रखा हो बाएं। तो जब एटम्स कॉर्नर के साथ साथ सारे फेसेस पर भी रखा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाता है। इसके बाद बच्चों बारी आती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की, कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। तो मैंने अभी भी बताया कि कोई भी यूनिट सेल होगा तो वो कॉर्नर्स पर तो एटम रखा ही होगा, विदाउट कॉर्नर तो कुछ बनता ही नहीं है। लेकिन एंड सेंटर्ड का मतलब होता है कि जब पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो रखे ही हैं, लेकिन अब किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर, एनी 2 अपोजिट फेसेस पर पार्टिकल रखे हैं। मीन्स अगर पार्टिकल यहाँ रखा है तो नीचे रखा भी होगा, अगर आगे रखा है तो पीछे रखा होगा, अगर दाएं रखा है तो बाएं रखा होगा। यानी किन्हीं 2 अपोजिट फेसेस पर जब एटम रखा हो, जैसे यहाँ रखा है तो यहाँ रखा होगा, इसे क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब मैं कहूँ कि यहाँ लैटिस पॉइंट कितने हैं, तो यहाँ होंगे 14, क्योंकि वो जगह जहाँ पर एटम रखे जाते हैं उनको लैटिस पॉइंट बोला जाता है। और यहाँ 14 प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर एटम रखे हैं, यहाँ पर 8 और 10 प्लेस ऐसे हैं जहाँ पर एटम रखे हैं। तो इस तरीके से ये सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल हमारा हो जाता है। सेंटर्ड यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल होने के बाद बच्चों जनरली, अब आपको एक शॉर्ट में जल्दी से, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में नीड पड़ेगी, तो एक बात और बता देता हूँ कि एक्चुअल में एटम ये रखा होता है, ये जिसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है तो प्रॉब्लम होगी, तो एटम का, अब आप खुद देखें कि इस एटम का यूनिट सेल के अंदर कितना पार्ट आया, केवल इतना, और तो बाहर जा रहा है, हम और बाहर वाले पार्ट से हमें मतलब नहीं है। तो एक्चुअल में ये जो कॉर्नर है, एक इस कॉर्नर पर एटम कितना आ रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, इतना इन्वॉल्व हो रहा है, केवल इतना, और ये क्या है, ये होता है 1/8 पार्ट। ये एटम का कितना पार्ट होता है, 1/8 पार्ट होता है। तो हम कहते हैं एट कॉर्नर पर हमेशा जो एटम रखे होते हैं, एट कॉर्नर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटम, कॉर्नर पर इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटम हमेशा कितना होता है, 1/8। हर कॉर्नर पर कितना होता है, 1/8 एटम इन्वॉल्व होता है। अगर मैं कहूँ एट बॉडी सेंटर, यानी बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल बीचों बीच, तो हम बिल्कुल बीचों बीच में पूरा एक एटम रखते हैं, तो हमेशा बॉडी सेंटर्ड पर पूरा एक एटम रखा होता है, कंप्लीट एक एटम रखा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि फेसेस पर कितना रखा होता है, ईच फेस, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कितना है, तो हर फेस पर हाफ एटम रखा होता है। एट ईच फेस
हर फेस पर, किसी भी यूनिट सेल के अगर फेस पर एटम रखा है तो हर फेस पर हाफ एटम रखा होता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ भी हाफ हाफ है, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड, सेंटर में एक, कॉर्नर्स पर 1/8, फेस पर 1/2। वैसे तो एज का नहीं पूछा जाता, इसे बोलते हैं एज, दो लैटिस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एज कहलाती है। और एज पर अगर एटम रखा है तो वो कितना होता है 1/4। हालांकि ये बहुत रेयर पूछा जाता है। और अब 1 बाय 1 हम आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको। अब अगर आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं तो यूनिट सेल के बारे में बेसिक जानकारी हमने ले ली है। अब हम बात करेंगे कि सारी टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ यूनिट सेल की, यूनिट सेल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। हम जल्दी से 3 पार्ट में इसको बांट लेते हैं। पहले यूनिट सेल से रिलेटेड बात जो करेंगे वो होगी पैरामीटर्स की। यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स का मतलब कि किस बेसिस पर हम, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, कि किस बेस पर हम यूनिट सेल को डिफाइन कर पाएंगे। तो किस बेस पर यूनिट सेल को डिफाइन कर पाएंगे, आप समझिए कि यूनिट सेल सपोज करते हैं, अगर हमारे पास ये यूनिट सेल है बच्चों, तो इसको हम किस बेस पर डिफाइन करेंगे। तो बच्चों हम इसको, किसी भी यूनिट सेल को 2 बेसिस पर डिफाइन कर सकते हैं। और 2 बेसिस पर डिफाइन करने के लिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, मैं सारे यूनिट सेल्स में से ये सब कुछ मिटा रहा हूँ और ये 3 पोजीशंस को ले रहा हूँ ताकि आपको सारी क्लियरिटी आए, ठीक है। यानी मैं केवल और केवल ये वाली सिचुएशन यूनिट सेल में ले रहा हूँ, यानी सेंट्रल एटम की सिचुएशन ले रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर यूनिट सेल के, अगर मुझे इस यूनिट सेल को डिफाइन करना था तो उसके 2 पैरामीटर्स बने। पहला बना डायमेंशन, ठीक है। पहला बनता है डायमेंशन अलोंग 3D, डायमेंशन अलोंग 3 एज के बीच में जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, डायमेंशन अलोंग 3 एज ABC। यानी डायमेंशन अलोंग 3 एज का मतलब कि ये जो डायमेंशन है इनका ये, अगर ये A है, ये B है और ये C है, जैसे जैसे ABC चेंज होंगे वैसे वैसे यूनिट सेल का टाइप चेंज होता जाएगा। तो पहला पैरामीटर है यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। और दूसरा पैरामीटर की जब हम बात करते हैं तो सेकंड पैरामीटर आता है एंगल बिटवीन एज के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो यहाँ अगर मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ अल्फा, इस एंगल को बोल रहा हूँ बीटा और इस एंगल को बोल रहा हूँ गामा, तो एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे यूनिट सेल की शेप भी चेंज होती रहती है। और इन्हीं 2 बेसिस पर ब्रेवियस साइंटिस्ट ने 14 यूनिट सेल को डिफाइन किया था, ठीक है। तो किसी भी यूनिट सेल को 2 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, उसकी डायमेंशन के थ्रू या फिर उसके एंगल के थ्रू। तो इन्हीं को बोला जाता है पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल के बाद बच्चों बारी आती है कि सारे यूनिट सेल की बेसिक सी स्टडी कर लेते हैं जल्दी जो हमें न्यूमेरिकल्स में नीड पड़ेगी। तो कैलकुलेशंस जब बात करते हैं, कैलकुलेशन में जो डाटा यूज़ होता है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिंपल क्यूब, फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं फेस सेंटर्ड, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और सिंपल क्यूब। तो जल्दी मैं 1 बाय 1 यहाँ पर सारे पॉइंट लिख रहा हूँ कि लैटिस पॉइंट 8 होते हैं, ठीक है। कॉर्नर पर एटम होता है 1/8 × 8 = 1, ठीक है। तो टोटल एटम हो जाएगा यहाँ पर 1। अभी समझाऊंगा ये सारी बातें, ठीक है। और अगर मैं रेडियस के लिए बात करता हूँ तो a/2 हो जाती है, z हो जाता है z × m/a³ × NA। सारी बातें बताऊंगा। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो भी बताऊंगा। पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स × 100, ठीक है। और यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन जो आता है वो आता है 52.4%, ठीक। अब समझो बच्चों बात, अगर मेरे पास कोई सिंपल क्यूब है तो आपसे पूछा जाता है क्या क्या पूछी जा सकती है इस सिंपल क्यूब के लिए, कि क्या क्या बातें पूछी जा सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई लैटिस पॉइंट कितने होते हैं। तो मैंने बताया था सिंपल क्यूब में एटम केवल कॉर्नर्स पर रखा होता है, इसलिए इसके लैटिस पॉइंट कितने हैं, 8 ही कॉर्नर है, लैटिस पॉइंट भी 8 है। कॉर्नर पर एटम का इन्वॉल्वमेंट अभी पीछे डिस्कस किया था, कितना होता है 1/8, और एटम का इन्वॉल्वमेंट 1/8 है और कॉर्नर्स कितने हैं 8, तो टोटल एटम कितना हुआ 1। यानी सिंपल क्यूब कितने एटम से मिलकर बनता है 1 से, ठीक है। टोटल एटम इसमें 1 होते हैं। रेडियस, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये इसका एक साइड है जिसको मैं एज बोल रहा हूं। तो एज = क्या होता है, यानी रेडियस क्या होगी 2r और r = हो जाएगा a/2। तो रेडियस होती है सिंपल क्यूब की a/2। z डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है डेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। z = m × a³/n0। z क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, और सिंपल क्यूब कितने एटम से मिलकर बनता है 1। तो यहाँ पर z कितना रखना है 1। m क्या होता है एटॉमिक मास, जिस एटम से वो बात कर रहा है या जिसकी उसने डेंसिटी दी है उसका मास रखा जाता है। a³ यहाँ पर एज होती है, साइड लेंथ होती है एज, जिसको वॉल्यूम भी बोला जा सकता है। n एवोगैड्रोस नंबर होते हैं जो कि आपको पता है 6.022 × 10⁻23 होते हैं। तो
सिंपल क्यूब के लिए डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हो गया। उसके बाद बच्चों बारी आती है पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि एटम्स पूरे यूनिट सेल के कितने पार्ट के कितने वॉल्यूम को घेर रहे हैं, कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उसको बोला जाता है पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम इनटू 100, ठीक है। और जब हम ये डाटा रख के लाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम क्या होता है, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है और टोटल वॉल्यूम हमारे पास A है, क्योंकि हमने एक साइड A मानी है, ये भी A है और ये भी A होगी, तो इसलिए A³ हो जाता है और इंटू 100, ठीक है। और R की जगह हम क्या रख सकते हैं, A/2 रख सकते हैं। तो जब मैं ये सारी कैलकुलेशन करता हूँ, पाई की वैल्यू भी रखता हूँ 22/7 रख के और R की जगह A/2 की क्यूब करके और ये A³ रख के और इंटू 100 करते हैं, तो ये परसेंटेज आती है 52.4%। ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है, पैकिंग एफिशिएंसी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो गई सिंपल क्यूब के लिए। अब यही सारी चीज़ें हमें किसके लिए डिस्कस करनी है स्टूडेंट, फेस सेंटर्ड के लिए। तो चलिए 1 बाय 1 यही कि फेस सेंटर्ड में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं। तो फेस सेंटर्ड पे एटम फेसिस पर भी रखा होता है, आपको ध्यान होगा। तो फेस सेंटर्ड पर लैटिस पॉइंट यानी कहाँ कितनी जगहों पर एटम रखा होता है 14। कॉर्नर पर कितना होता है, तो कॉर्नर पर तो हमेशा 1/8 ही होता है। कितने कॉर्नर होंगे, 8 ही होंगे, तो टोटल कॉर्नर पर एटम होगा 1। लेकिन फेसिस पर कितना रखा होता है, अभी बताया था मैंने हाफ। कितने फेसिस होते हैं, 6, इसलिए 2/3, यानी टोटल एटम कितने हो गए 4। यानी FCC कितने एटम से मिलकर बना होता है, 4 एटम से मिलकर बना होता है। फिर बारी आती है रेडियस की कि FCC के लिए रेडियस क्या होती है। तो FCC के लिए रेडियस हम लोग जो यूज़ करते हैं वो होती है A√2/4, या फिर आप इसे लिख सकते हो A/2√2, ठीक है, एक ही बात है। उसके बाद डेंसिटी के लिए फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सभी के लिए, लेकिन डेंसिटी के लिए फॉर्मूला में चेंज क्या होता है, तो चेंज होता है केवल और केवल Z यहाँ पर FCC के लिए लेते हैं 4, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 4। पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो इन यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन की जब हम बात करेंगे बच्चों तो वो होगा 74%। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड के लिए, लैटिस पॉइंट 14, टोटल एटम 4, रेडियस होगी A√2/4, डेंसिटी होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला जहाँ Z=4 रखोगे और पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 74%। इसके बाद बच्चों बारी आती है BCC की। तो BCC में लैटिस पॉइंट कितने होते हैं, तो वो आप लिखोगे 9। कॉर्नर पर एटम कितना होगा 1/8, कॉर्नर कितने होंगे तो 8, टोटल होगा 1। सेंटर में कितना एटम होता है BCC में 1, तो टोटल एटम कितना हो गया 1 और 1 2, तो टोटल एटम BCC के लिए हो जाते हैं 2, ठीक है। BCC के लिए जो रेडियस आती है वो आती है A√3/4। BCC के लिए जो रेडियस है वो कितनी है A√3/4। BCC के लिए जो पैकिंग फ्रैक्शन आएगा बच्चों वो आएगा 68%। BCC के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आएगा 68% और डेंसिटी में जब Z आप यूज़ करोगे तो BCC के लिए Z यूज़ करोगे 2। तो इस तरीके से ये सारा कैलकुलेशन का डाटा भी हमारा हो जाता है। ये सिंपल क्यूब के लैटिस पॉइंट, ये कॉर्नर पर एटम, ये टोटल एटम, ये सिंपल क्यूब की रेडियस, ये सिंपल क्यूब की डेंसिटी का फॉर्मूला, डेंसिटी में Z की वैल्यू 1 रखनी है सिंपल क्यूब के लिए। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है और आती कितनी है 52.4% सिंपल क्यूब के लिए। इसी तरीके से FCC में 14, टोटल एटम 4, रेडियस के लिए ये फॉर्मूला, Z= रखोगे यहाँ पर 4, पैकिंग फ्रैक्शन FCC का होता है 74%। इसी तरीके से BCC में लैटिस पॉइंट 9, कॉर्नर पर एटम 1, सेंटर पर एटम 1, टोटल एटम 2, रेडियस के लिए फॉर्मूला A√3/4, पैकिंग फ्रैक्शन 68% और डेंसिटी के फॉर्मूले में Z रखोगे BCC के लिए 2, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली अब हम बात क्या करेंगे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, यानी क्लोज पैकिंग की अब हम बात करने वाले हैं और सारी क्लोज पैकिंग की बात करने वाले हैं, यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर की बच्चों जब बात करेंगे तो इन शॉर्ट क्या होगा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कितने तरीके की होती है, 1 डायमेंशन, दूसरी होती है 2 डायमेंशन और होती है 3 डायमेंशन। यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 1 डायमेंशन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 2 डायमेंशन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन। अब 1 डायमेंशन में क्या होता है, तो 1 डायमेंशन के लिए बता रहा हूँ आपको कि एटम्स केवल और केवल कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, यानी नेबर्स एक दूसरे से टच करते हुए एटम्स अरेंज होते हैं। और अगर एटम्स केवल ऐसे अरेंज है तो हमें पता है कि हमें केवल और केवल एक ही डायमेंशन दिख रही है और वो कौन सी है, एक्स एक्सिस। तो ये 1 डायमेंशन है। अब यहाँ से कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आता है, तो यहाँ से बेसिकली ये पूछा जाता है कि 1 डायमेंशन में बताइए कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि किसी एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं। अब देखो अगर मैं किसी भी एटम को उठाऊं, सपोज कर तो इस एटम को हाईलाइट करूं, तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2। अगर मैं इसको उठाऊं तो अगर मैं इसको हाईलाइट करूं तो अब मैं देखूंगी इसको कितने टच कर रहे हैं, 1 2। तो आगे सॉन इसी तरीके से होगा। तो इस क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में 1 डायमेंशन में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हमेशा 2, बस इतना ही काफ़ी है।
वन डायमेंशन के बाद क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात करेंगे टू डायमेंशन की। तो टू डायमेंशन में क्या होता है, तो टू डायमेंशन बेसिकली दो तरीके से हो जाएगा। एक को बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या पैक्ड स्ट्रक्चर, और दूसरी होगी स्क्वायर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर और दूसरी होगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है वो समझिए कि जब एटम्स टू डायमेंशन है तो क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम से, दूसरा एटम तीसरे एटम से ऐसे अटैच है वन बाय वन, और अब अगला एटम इससे ऐसे अटैच है। यानी इन शॉर्ट आप ऐसा समझिए कि आपने क्या किया, मिठाई के डब्बे में लड्डू लिए और लड्डू लाइन से लगा दिए, तो सारे लड्डू एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम देखें यहाँ तो केवल एक ही डायमेंशन मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या है, एक डायमेंशन तो ये मिल गई और एक डायमेंशन ये मिल गई, तो ये कितनी डायमेंशन है, टू डायमेंशन है। तो ये है स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन। अगर मैं इस ऐसे लड्डू के इस वाले टाइप को जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं ए बोलूँ, तो यही टाइप ऐसे ही है, ये भी इसको टच कर रहा है और जस्ट इसी के ऊपर रखा है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, तो हम इसको ए टाइप भी बोल देते हैं, ए टाइप स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर मैं किसी एटम को हाईलाइट करूँ तो आप देखिए मैंने इस एटम को हाईलाइट किया, तो देखिए आप इसको, इस एटम को कितना टच कर रहा है, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, केवल 4 एटम इसको टच कर रहे हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ठीक है। और यहाँ जो खाली जगह बच रही है, आप देखिए कैसी बच रही है, कुछ इस तरीके से खाली जगह बच रही है, यहाँ देखिए आप, ये खाली जगह बच रही है, ठीक है। तो ये भी एक स्क्वायर है लेकिन कर्व्ड स्क्वायर है, यहाँ खाली जगह जो बचती है वो कैसी होती है, कर्व्ड स्क्वायर टाइप का बचता है, इसलिए हम इसे स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और कर्व्ड स्क्वायर टाइप की खाली जगह बचती है, और खाली जगह को अभी हम एक नाम देंगे, दैट इज वॉइड्स। तो यहाँ जो वॉइड बचते हैं वो कैसे होते हैं, स्क्वायर कर्व्ड स्क्वायर होते हैं, और ये ए टाइप की स्ट्रक्चर होती है और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। इसी तरीके से हेक्सागोनल में क्या होता है, तो हेक्सागोनल में आप समझने की कोशिश करो कि हेक्सागोनल में इस तरीके से अरेंजमेंट होता है कि पार्टिकल्स, पहला अगर मैं ये ए टाइप बोल रहा हूँ तो बी टाइप में क्या होता है, जो खाली जगह है इनके बी टाइप वाले यहाँ आते हैं, यहाँ अगली लेयर यहाँ बीच में आएगी ताकि स्पेस कम घिर सके, अगली लेयर फिर जस्ट इसके ऊपर यहाँ पर जैसे पहले थी, जैसे ये वाली लेयर थी ऐसे ही है, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैटर्न यहाँ पर होता है। नेक्स्ट लेयर कहाँ होगी, इनके खाली जगह पर, नेक्स्ट लेयर कहाँ होगी, इसके खाली जगह पर। जब इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है तो इसको बोला जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें और उसमें देखो, अगर ये ए टाइप है, ये वाली लाइन ए टाइप है, तो ये वाली लाइन को मैं बोलूँगा बी टाइप है, फिर ये वाली लाइन इसके जैसी है तो ये ए टाइप है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, ए बी ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी टाइप स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखता हूँ किसी एक एटम का, ठीक है, तो आप देखिए सपोज करो मैंने इस एटम को देखा, तो यहाँ पर इसको कौन कौन टच कर रहा है, एक ये वाला एटम, 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 एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम। तो इस बार इसको कितने टच कर रहे हैं, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, टू डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बच्चों, 6। एक एटम को 6 एटम टच कर रहे होते हैं। और यहाँ पर ट्राइंगुलर, कर्व्ड ट्राइंगुलर स्पेस मिलते हैं, कर्व्ड ट्राइंगुलर वॉइड मिलते हैं, यहाँ पर कर्व ट्राइंगुलर वॉइड या खाली स्पेस मिलता है जो कि अप और डाउन डायरेक्शन में होता है। देखो ये वाले ऊपर की तरफ है और ये वाले नीचे की तरफ है, ये वाले नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, कर्व डाउन डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरीके से होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2D। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, यहाँ पर 4, इनको ए बी टाइप, यहाँ पर ए टाइप। ज़्यादा कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है। इसके बाद बारी आती है बच्चों 3 डायमेंशन में। तो अगर मैं 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ तो 3 डायमेंशन में भी क्या होगा, अब आपको 3 डायमेंशन इमेजिन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं साइड में आपको पिक्चर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। इसमें क्या होगा कि अगर यही वाली स्ट्रक्चर इसके ऊपर और रखते चले जाएं तो ये ऐसे हो जाएगा, जिसमें मुझे वाई एक्सिस भी मिल जाएगी। जब मैं एक स्ट्रक्चर और रख दूंगा और रख दूंगा और रख दूंगा तो मुझे एक और एक्सिस मिल जाएगी, वाई एक्सिस, और यही 3 डायमेंशन बन जाएगा ए टाइप का। तो 3 डायमेंशन की बात करते हैं बच्चों जब, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाता है 3 डायमेंशन में। किस में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से यही स्ट्रक्चर में आगे रखता चला जाऊँ तो ये भी मोटा हो जाएगा, और जिसकी वजह से इसकी भी एक और अलोंग डायरेक्शन मिल जाएगी, मुझे वाई एक्सिस मिल जाएगी। और यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12 ही होता है। तो इन शॉर्ट ये 3 डायमेंशन में भी हो गया आपका। अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। अब डिफेक्ट्स को 1 बाय 1 मैं पूरा चार्ट बना के आपको समझाता हूँ।
तो चार्ट बन चुका है और अब देखते हैं डिफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे। तो इम्परफेक्शन यानी डिफेक्ट्स को हम जनरली क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी किसी सॉलिड के अंदर अगर डिफेक्ट आ जाए तो उसको इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोला जाता है। अब डिफेक्ट क्यों आता है, तो अगर सॉलिड के पार्टिकल्स के रेगुलर अरेंजमेंट में वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएं या मूव कर जाएं या वहाँ से हट जाएं तो वो डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है और उसी को क्या बोला जाता है, इम्परफेक्शन इन सॉलिड बोला जाता है। और हमने यहाँ लिखा है डिपार्चर ऑफ एटम फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल, किसी परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टल से पार्टिकल्स का डिपार्चर होना, बाहर जाना, वहां से मूव हो जाना ही क्या कहलाता है, डिफेक्ट कहलाता है। अब बेसिकली जो ये बच्चों डिफेक्ट होते हैं, ये डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक को बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे को बोला जाता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट राइटिंग हो सकता है आपको समझना है, लेकिन मैं हर वर्ड को बोलूंगा ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। तो पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है कि जब इरेगुलरिटीज यानी डिफेक्ट किसके अराउंड आए, किसी एक पॉइंट के, किसी एक एटम के अराउंड जो दूसरे एटम अरेंज हैं वो अपनी वहाँ क्या हो, वो वहाँ से अपनी जगह छोड़ दें या अपनी जगह से मूव हो जाएं किसी वजह से, तो उसे बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब है इरेगुलरिटी एग्जिस्ट फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट के अराउंड अगर इरेगुलरिटी आ रही है पार्टिकल्स की तो उसको बोला जाता है पॉइंट डिफेक्ट। अगला आता है लाइन डिफेक्ट। दो तरीके का डिफेक्ट बता रहे हैं आपको। तो लाइन डिफेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम डिस्कस फिलहाल नहीं कर रहे हैं, बस ये पता होना चाहिए कि डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट और एक लाइन। पॉइंट डिफेक्ट आपके सिलेबस में है कि एक पॉइंट के अराउंड जो भी गड़बड़ होगी उसी को बोला जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जनरली अगर मैं बात करूं तो ये तीन तरीके का हो जाता है बच्चों। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको एक और नाम दिया जाता है थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और थर्ड होता है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला होता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बच्चों स्टोइकियोमेट्री का मतलब होता है कि एक ऐसा डिफेक्ट जहां पर डिफेक्ट तो क्रिएट हो लेकिन स्टोइकियोमेट्री यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पार्टिकल का सिंपलेस्ट रेशियो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको क्या बोला जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोला जाता है। अब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेसिकली दो तरीके का होता है, एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ, चाहे मैं वैकेंसी डिफेक्ट की बात करूँ या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात करूँ, तो ये दोनों डिफेक्ट तब यूज होते हैं, ये दोनों नाम तब यूज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम नॉन आयनिक सॉलिड की बात कर रहे होते हैं। नॉन आयनिक सॉलिड में जब हम डिफेक्ट देख रहे होते हैं तो हम एक डिफेक्ट देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा देखते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं एक ये सॉलिड है और ये सॉलिड कितने 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको और ये भी हो गया 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके के एटम से मिलकर बना है जिसमें हम कह रहे हैं कि ये एटम कुछ इस तरीके के हैं, ठीक है। ये नॉन आयनिक है इसलिए हम इसमें कैटायन एनायन नहीं दिखा रहे हैं, कैटायन एनायन तो आयनिक में दिखाएंगे। तो ये नॉन आयनिक था, क्रिस्टल था। हुआ क्या कि इसको हीट मिली, इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोला जाता है क्योंकि हीट के थ्रू ये डेवलप होता है। अगर मॉलिक्यूल को हीट किया जाए, सॉलिड को हीट किया जाए, तो हीट करने पर हुआ क्या कि एक कैटायन यहाँ से चला गया, एक पॉजिटिव यानी ये वाला, ये जो डार्क वाला था, कैटायन तो नहीं बोलेंगे, एक डार्क वाला कहीं से चला गया और एक लाइट वाला कहीं से चला गया। तो पहले क्या रेशो था जब ये यहाँ पर था, तो आप देखिए रेशो क्या था 1 2 3 4 5 6 डार्क वाले थे और 6 ही ब्लैंक वाले थे। तो सिंपलेस्ट रेशो क्या था इनका 1/1। जब एक यहाँ से चला गया और एक यहाँ से चला गया, एक डार्क वाला गया एक, तो अब क्या रह गया इनका रेशो 5/5 और सिंपलेस्ट रेशो क्या है 1/1। यानी यहाँ से पार्टिकल गए तो डिफेक्ट तो आया लेकिन सिंपलेस्ट रेशो डिस्टर्ब नहीं हुआ। तो इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल बाहर गए हैं तो वैकेंसी तो बन गई, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट ऐसा होता है जहाँ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट ना हो, यानी स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब ना हो और वैकेंसी डेवलप हो जाए, तो ये क्या कहलाता है, वैकेंसी डिफेक्ट। जनरली ये नॉन आयनिक कंपाउंड में रिप्रेजेंट होता है, एक पॉइंट के अराउंड, किसी इस पॉइंट के अराउंड ये चला गया, यहाँ पॉइंट के अराउंड ये चला गया। इसके बाद बारी आती है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जब ये जो एटम्स अरेंज होते हैं किसी सॉलिड के अंदर, जब एटम्स अरेंज होते हैं तो ये जो खाली जगहें हैं, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, ये इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, या फिर अभी हम बात करेंगे वॉइड्स की, तो वॉइड, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल साइट का मतलब होता है कि इसको हीट कराया गया लेकिन बहुत ज़्यादा हीट नहीं हुआ, लेकिन जिसकी वजह से ये जो ये वाला आइटम था, सपोज करते ये वाला आइटम था, ये अपनी जगह छोड़कर थोड़ा सा इधर की तरफ मूव हो गया, तो क्या हुआ, यहाँ डिफेक्ट तो पैदा हो गया, बाहर भले ही नहीं गया, अपनी पोजीशन छोड़ के डिसलोकेट हो गया, इसलिए इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। और अगर नॉन आयनिक में ऐसा हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाएगा। अब बच्चों जनरली आपके पेपर में जो आता है वो आयनिक कंपाउंड के केस में आता है, और आयनिक कंपाउंड के केस में इस वैकेंसी डिफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट।
इस वैकेंसी डिफेक्ट को क्या बोलने लगते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। और आयनिक कंपाउंड के केस में इसी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को हम क्या बोलने लगते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। यानी जब हम नॉन आयनिक की बात कर रहे होंगे तो ये डिफेक्ट वैकेंसी होगा और ये डिफेक्ट इंटरस्टिशियल होगा, लेकिन जब हम आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे होंगे तो वैकेंसी को ही हम क्या बोलेंगे, स्कॉटकी डिफेक्ट, और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट को बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। और यही आपके जनरली आते हैं बोर्ड में। अब आता है स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है। स्कॉटकी डिफेक्ट की डेफिनेशन भी पूछी जाती है आपसे, तो यहाँ पर तो क्या होगा, कैटायन एनायन कैटायन एनायन एनायन कैटायन, है ना, एनायन कैटायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ये क्योंकि आयनिक है तो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। अब स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, जब इसको हीट किया जाएगा तो हम इसकी डेफिनेशन कहते हैं व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट। जब बराबर नंबर में कैटायन मिस हो जाएंगे, बराबर नंबर में एनायन मिस हो जाएंगे। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, जब इक्वल नंबर में कैटायन और इक्वल नंबर में एनायन बाहर चले जाएंगे। सपोज करते हैं एक एनायन यहाँ से बाहर गया, एक कैटायन यहाँ से बाहर गया, फिर एक एनायन यहाँ से बाहर गया, एक कैटायन यहाँ से बाहर गया, तो कितने कैटायन बाहर गए, 2 कैटायन बाहर चले गए, 2 एनायन बाहर चले गए। तो इक्वल नंबर में व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस साइट, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड, यहाँ खाली जगह बच गई तो ये जो डिफेक्ट पैदा हुआ इसको क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी देखो, स्कॉटकी और शॉर्टकी, स्कॉट शॉर्ट यानी कुछ शॉर्ट हुआ है, कुछ कमी हुई है, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन मिस हो गए हैं लैटिस साइड से, तो उसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। अब बारी आती है जब स्कॉटकी डिफेक्ट डेवलप होता है तो क्या क्या चेंज आते हैं। बच्चों देखो, वैकेंसी जैसे ही डेवलप होगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स गुड कंडक्टर, बिकम्स गुड कंडक्टर, ये क्या बन जाएगा, एक गुड कंडक्टर बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। दूसरी बात, क्योंकि कुछ एटम्स बाहर गए हैं, तो जब बाहर गए हैं इक्वल नंबर में कैटायन और इक्वल नंबर में एनायन बाहर गए हैं तो कुछ मास लेकर गए होंगे, और अगर मास बाहर गया है तो सीधी सी बात है डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, मास के, और एटम बाहर गया तो वो मास को कुछ बाहर लेके गया होगा, तो यहाँ क्या होती है, इसमें डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। इस डिफेक्ट में डेंसिटी हो जाती है डिक्रीज। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो स्कॉटकी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, गुड कंडक्टर बन जाता है, इक्वल नंबर में कैटायन एनायन मिस हो जाते हैं। और कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, किस तरीके के सॉलिड्स में ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये उन सॉलिड्स में डिस्कस ऑब्जर्व किया जाता है जहाँ पर कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। जैसे NaCl में कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है। KCl पोटेशियम और क्लोराइड के आयन का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बिल्कुल सिमिलर नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर। KBr ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, और AgBr में भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट NaCl में दिखता है, KCl में ऑब्जर्व किया जा सकता है, KBr में और AgBr में ऑब्जर्व किया जा सकता है। क्लियर होती है स्कॉटकी डिफेक्ट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन मिसिंग हो गए और कंडक्टर गुड बन गया और डेंसिटी डिक्रीज हो गई, वहाँ देखा जाता है जहाँ पर एटम्स का आयंस का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं तो उसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोला जाता है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि हल्की सी हीट मिलने पर पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल साइड में खाली जगह पर चला जाता है, बाहर नहीं जाता, केवल खाली जगह में जाता है। तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता, ठीक है, लेकिन खाली जगह तो बच गई यहाँ पे, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी, क्योंकि मास बाहर नहीं गया है इस बार, तो डेंसिटी फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या रहेगी, सेम, रिमेन्स सेम, डेंसिटी यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। किस तरीके के मॉलिक्यूल में देखा जाता है, तो उन तरीके के मॉलिक्यूल्स में देखा जाता है, उन तरीके के सॉलिड्स में देखा जाता है जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल कहाँ देखे जाएंगे, तो जहाँ पर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस होगा वहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट अराइज होगा। कहाँ, एग्जाम्पल में AgCl, AgBr और AgI, इस तरीके के मॉलिक्यूल्स में फ्रैंकल डिफेक्ट देखा जाता है। अब आप कहेंगे सर AgBr तो यहाँ भी है और AgBr यहाँ भी है, तो AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों दिखाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो फ्रैंकल और स्कॉटकी दोनों डिफेक्ट शो करता है, तो वो AgBr है। इसके बाद बच्चों ये हमारा खत्म हो जाता है स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब बारी आती है नॉन स्टोइक्योमेट्री। नॉन स्टोइक्योमेट्री जहाँ पर रेशो इस बार डिस्टर्ब होगा, रेशो डिस्टर्ब होगा तो वो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होगा। अब नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दो तरीके का हो जाता है, एक को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे को बोलते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब है कि ऐसा डिफेक्ट जहाँ पर मेटल यानी पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हो रहे हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरीके का होता है। पहला ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, यानी
वैकेंसी डेवलप किसकी वजह से हुई, एनायंस की वजह से, तो उसे क्या बोलेंगे, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी कौन शो करते हैं, तो पहली बात ये शो करते हैं एल्कली हैलाइड्स। एल्कली हैलाइड कौन, जैसे LiCl, एल्कली ये है, हैलाइड ये है, KCl, NaCl टाइप के मॉलिक्यूल मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी वाला डिफेक्ट शो करते हैं, एल्कली हैलाइड शो करते हैं। ठीक है, अब एल्कली हैलाइड शो करते हैं तो कैसे करते हैं आप समझिए कि अगर मैं लिथियम क्लोराइड के सॉलिड को लिथियम की वेपर्स में हीट करूं, लिथियम क्लोराइड के सॉलिड को लिथियम की वेपर्स में जब मैं हीट करता हूं तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर लिथियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है, लिथियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स को लिथियम की वेपर्स में हीट करने पर यहाँ से जो क्लोराइड का आयन है वो क्लोराइड का आयन लिथियम के, या क्योंकि यहाँ लिथियम वेपर्स में लिथियम आयन्स होगा तो क्लोराइड आयन यहाँ से निकल के लिथियम के साथ जाके Li+ के साथ जाके ये Cl- क्या बना लेता है, लिथियम क्लोराइड बना लेता है और यहाँ पर जगह खाली हो जाती है, यहाँ पर जगह खाली हो जाती है। लेकिन जो लिथियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है। मीन्स होता क्या है कि एनायन तो यहाँ से बाहर चला जाता है, कैटायन के साथ कंपाउंड बना लेता है, क्लोराइड आयन यहाँ से बाहर गया, लिथियम आयन के साथ लिथियम क्लोराइड बना लिया और उसकी जगह एक इलेक्ट्रॉन आकर रुक जाता है। तो जहाँ पर उस खाली जगह तो खाली हो गई लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया, तो जिस जगह पर, उस खाली जगह पर जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है उसको बोला जाता है बच्चों एफ सेंटर। एक नंबर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एफ सेंटर, द प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन द एल्कली हैलाइड दैट इज नोन एज एफ सेंटर, उसे एफ सेंटर बोलते हैं और इसकी वजह से ये कंपाउंड कलर दिखाना शो करता है। ठीक है, LiCl किस तरीके का कलर दिखाता है, पिंक कलर दिखाता है और इसको बोला जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कैटायन तो उतने ही हैं, एनायन कम हो गए, तो एनायन कम हो गए तो क्या है, एनायनिक वैकेंसी की वजह से डिफेक्ट हो गया और मेटल आयन एक्स्ट्रा में हो गया, इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। उसके बाद आता है ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब होता है बच्चों कि जब कैटायन बहुत सारे एक्स्ट्रा हों, तो ये किस तरीके के मॉलिक्यूल में होता है, जिंक ऑक्साइड के। अगर जिंक ऑक्साइड को आप हीट करने लगो तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर जिंक आयंस मिलेंगे आपको और साथ में जो ऑक्साइड है ऑक्सीजन बन के बाहर चला जाएगा। तो नेगेटिव आयंस तो परमानेंट मॉलिक्यूल बन के बाहर चले गए, केवल और केवल कौन से आयंस बचे, कैटायंस। तो ये क्या हुआ, मेटल कैटायन क्या होते हैं, मेटल आयन मेटल ही तो होते हैं कैटायन, तो मेटल एक्सेस हो गई किसकी वजह से, एक्स्ट्रा कैटायन, कैटायन बहुत सारे हो गए और एनायन जो थे वो मॉलिक्यूल बनकर बाहर चले गए। तो ये होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। ये कौन शो करता है, जिंक ऑक्साइड शो करता है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल की इस बार पॉजिटिव आयन की कमी आ जाएगी, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो पहली बात कि मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कौन शो करता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक की मेटल्स, क्योंकि डी ब्लॉक की मेटल्स क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक की मेटल्स ऐसी हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं। तो वही मेटल्स इस डिफेक्ट को दिखा सकती हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखती है, जैसे आयरन +2 भी रखता है, +3 भी रखता है। यहाँ क्या होता है समझिए, अगर हमारे पास आयरन ऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, फिर ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है, ये आयरन है, ये ऑक्साइड है। यानी आयरन को मैं प्लस से दिखा रहा हूँ, ऑक्साइड को माइनस से दिखा रहा हूँ। ठीक है, और कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप समझने की कोशिश करो, कि क्या, कि जब हम क्या कर रहे हैं, डेफिशिएंसी हो रही है किसकी, मेटल की कमी हो रही है। कैसे, यहाँ पर ये जो था, ये कौन से आयन है, Fe2+ आयन्स हैं, क्योंकि FeO का मतलब क्या है, Fe2+ और O2-, तो ये O- के हैं। अब हुआ क्या, इसको हीट कराया गया तो यहाँ से Fe2+, एक Fe2+ यहाँ से निकल गया, एक यहाँ से निकल गया और एक यहाँ से निकल गया। तो अब देखो, एक Fe पे 2 पॉजिटिव था, 3 Fe बाहर गए, तो एक्चुअल में कितना पॉजिटिव बाहर चला गया, 6 पॉजिटिव बाहर चला गया। अब हमें पता है आयरन का दूसरा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, Fe3। Fe2+ के आयंस बाहर गए और एनी हाउ Fe3+ के आयंस अंदर आ गए। एक 3+ यहाँ आ गया और एक 3+ यहाँ आ गया। तो आप देखिए 2 3+ के आने से कितना पॉजिटिव अंदर आ गया, 6 पॉजिटिव अंदर आ गया। यानी ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है लेकिन फिर भी ये जगह खाली बच गई, और ये जगह खाली बच गई, ये किसकी जगह खाली बची है, कैटायन की। यानी यहाँ कैटायन कम हो गए और एनायन ज़्यादा हो गए। अब देखिए कैटायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 रह गए और एनायन 6 हैं। तो कैटायन की कमी हो गई और एनायन बढ़ गए, इसलिए क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी हो गई। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, 3 Fe2+ के मॉलिक्यूल गए थे जो 6 पॉजिटिव को लेके गए थे और 2 Fe3+ के मॉलिक्यूल्स अंदर आए जो 6 पॉजिटिव को लेकर आए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यानी इलेक्ट्रिकली मेंटेन है, यानी न्यूट्रलिटी इस मॉलिक्यूल की मेंटेन है। लेकिन यहाँ पर एक डिफेक्ट, खाली जगह बच गई, वो भी किसकी वजह से, कैटायन की वजह से, और एनायन यहाँ ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट
ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। और ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मॉलिक्यूल ट्रांजिशन एलिमेंट इसे शो करते हैं। होप आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट डिफेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, वो है हमारे पास इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अभी क्लियरिटी दे दूंगा कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कब आता है। विच अराइज व्हेन फॉरेन एटम आर प्रेजेंट इन लैटिस साइट। कई बार हम क्या करते हैं सॉलिड के अंदर, जैसे आप फिजिकल वाले अगर स्टूडेंट हैं तो उसमें डोपिंग कराते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराते हैं। इसी तरीके से हम कोई बाहर से एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा आयन सॉलिड के अंदर जब डालते हैं, अपनी पास से दूसरा कोई आयन डालते हैं उस सॉलिड की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो वो जो मटेरियल हमने बाहर से डाला है वही इम्प्यूरिटी का काम करता है, तो उसी को बोलते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब देखो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में क्या होता है वो समझेंगे। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में सपोज करते हैं जैसे NaCl का क्रिस्टल था मेरे पास, तो NaCl के क्रिस्टल में Na+Cl-, 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 कुछ इस तरीके का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। 1+1-, 1+1- वाला केस बन रहा होगा यहाँ भी, ठीक है। तो क्या होगा, आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल था NaCl का। इस NaCl के मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, 2 Na या 4 Na यहाँ से बाहर चले गए, ठीक है। 4 Na+ यहाँ से बाहर चले गए और 4 Na की जगह हमने क्या कर दिया, क्लोराइड SrCl2 को हमने इसके अंदर डाल दिया। SrCl2 को डालने पर Cl से Cl रिप्लेस भी हुआ होगा तो हमें पता नहीं, लेकिन Na की जगह कौन आ गया, Sr। अब SrCl2 में Sr कितना चार्ज लेके आएगा, स्ट्रोंशियम कितना चार्ज लेके आएगा, 2+, और Na कितना रखता था, 1+। तो हुआ क्या कि एक 2+ वाला यहाँ आ गया और एक 2+ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। और एक 2+ वाला यहाँ आ गया, एक 2+ वाला यहाँ आ गया और एक 2+ वाला यहाँ आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में 2+ वाला 3 Sr2+ आए तो 6 पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, 6 पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए, या मैं कहता हूँ चलो 2 आए तो 4 पॉजिटिव चार्ज को लेकर आए। और 4 Na+ जब गए थे कहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ठीक है, और एक यहाँ से। 4 Na+ गए तो 4 खाली जगह छोटी, 4 Na+ 4 पॉजिटिव को बाहर लेकर गए थे और 2 Sr अंदर आए तो 2 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव को अंदर लेकर आए, 2 ये रहा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हो गई, लेकिन यहाँ ब्लैंक स्पेस बच गया, जिसकी वजह से क्या है, डिफेक्ट पैदा हो गया। और ऐसा डिफेक्ट क्या है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब ये ऑलमोस्ट सिमिलर काम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में सिमिलर हुआ था। अंतर क्या होता है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट वो एलिमेंट शो करते हैं जैसे Fe2+ बाहर गया था तो उसी की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मॉलिक्यूल अंदर आया था। Fe2+ गया था तो Fe3+ आया था। जब वही एलिमेंट बाहर जाएगा और उसी की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला अंदर आएगा तो वो होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और जब कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव चार्ज वाला कोई दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और दूसरा उससे हाइयर चार्ज वाला कोई दूसरा, वही वाला नहीं, दूसरा आयन अंदर आएगा तो वो होगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। जैसे NaCl में से Na पॉजिटिव बाहर गया था, Sr अंदर आया, इसलिए इम्प्यूरिटी है। इसी तरीके से इसका एक और एग्जाम्पल बन सकता है कि AgCl का अगर ये मॉलिक्यूल है और Ag यहाँ से बाहर चला जाए, सिल्वर यहाँ से बाहर चला जाए और कैडमियम आ जाए, तो ये भी क्या होगा, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होगा। जब एक आयन जाएगा और कोई दूसरा आयन उससे हाइयर चार्ज वाला आएगा, दूसरा बिल्कुल अलग, तो वो होगा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। लेकिन जब एक आयन जाएगा और उसी की हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला वैसा ही आयन आएगा तो वो होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो होप आपको ये डिफेक्ट भी क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके से आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को नेक्स्ट वन शॉट के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।